Hello guys, welcome back to Ansarkari. So today we are taking up next set of 20 questions from GS2 paper. So the main theme would be around judiciary and local government. So first question is, Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. Discuss critically. So Ashik, please elaborate how you'll be going about with this question. तो ये इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसमें मैं लिख सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम बेरुपुरी केस, उसके बाद फिर गोलकनाथ, पहले शंकरपुरी, बेरुपुरी, गोलकनाथ, फिर केशवानंद भारती केस, मैनेरम मिल। वहां से हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का बात करूंगा, और जो भी पार्लियामेंट ने अमेंड किया इन द फर्स्ट अमेंडमेंट या फिर बाद में 26 अमेंडमेंट या 42nd अमेंडमेंट, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रली पावर को रिड्यूस करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया। तो वो कीप्स एन हाँ वैसे ही आएगा, तो उसी को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, मतलब आप हिस्टोरिकली, मतलब यहाँ पे अगेन थोड़ा सा प्रैक्टिकल एलिमेंट भी लेके आ सकते हो। तो रीसेंट जो कीप्स चेक्स ऑन द आर्बिट्ररी पावर ऑफ द पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, तो इसी उसी के लाइन हिसाब से फिर जस्टिफाई करूंगा एग्जांपल लेकर के ठीक है। इवॉल्वमेंट के बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ, तो इसको मतलब इसे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर लेके आना है और फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन लेके आना है। और जो इम्पोर्टेंट है कि जजमेंट्स जो रही है, लिमिटेड लिमिटेड पार्लियामेंट, हम्म लिमिटेड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, वो लेके आना। ओके चलो, सेकंड क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जुडिशरी हैज प्लेड अ हाईली प्रोएक्टिव रोल इन ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving ideals of democracy. तो यहाँ पे मेजरली जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे ठीक है। में बात करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में बताऊंगा कि केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ था, और उसके बाद ही जो जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बढ़ते जा रहा है, मतलब इवॉल्व होते जा रहे हैं और वाइडर एस्पेक्ट मिलते जा रहा है। और वहां से मैं इसको टान करके लाऊंगा जुडिशियल एक्टिविज्म में, कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में ही राइट टू लाइफ में ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थी इन्वायरमेंट, उसका कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। फिर दिल्ली पॉल्यूशन का उसका कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, कैसे जुडिशियल एक्टिविज्म से जो ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव है उसको अकाउंटेबल किया जाता है इन केस ऑफ दिल्ली पॉल्यूशन केस या फिर ऐसा कुछ। हाँ, तो मतलब जो आपने स्टार्टिंग में बोला ना कि बेसिक जुडिशियल स्ट्रक्चर के बारे एक्टिविज्म, में थोड़ा बात करोगे, मेरे हिसाब से वो रिक्वायर्ड नहीं है। क्वेश्चन डायरेक्टली फिर पूछ रहे, स्टार्टिंग में उसने मेंशन किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में, फिर वो बात करे जुडिशियल एक्टिविज्म ने कैसे रोल प्ले इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप मेरे हिसाब से डायरेक्टली इसी चीज के ऊपर बात कर सकते हो कि जुडिशियल हाँ, एक्टिविज्म लेकिन फिर डिफरेंट यहाँ पर बोला ना कि एग्जांपल्स। इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हाँ वो तो है, इसलिए मैं बता रहा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा पहला 2-3 लाइन। मेंशन कर दोगे, हाँ हाँ हाँ, ठीक। उसके बाद डायरेक्टली इसी चीज के बारे में बात तो करेंगे। उसके अंदर फिर राइट टू प्राइवेसी का लेकर आ सकते हैं, कैसे एक्टिविज्म से अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बढ़ा विद रिगार्डिंग टू द प्राइवेसी। फिर सिटीजन के अंदर में जो डिफरेंसेस है उसको खत्म करने के लिए और मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द ट्रांसजेंडर बाकी सब करने के लिए वो 2014 केस है नालसा वर्सेस। हाँ, मतलब प्रोटेक्शन इसमें डिफरेंट हाँ वो है, हाँ, सब प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ऑफ ऑफ द फंडामेंटल एलजीबीटी है, राइट्स, तो फिर वो आ एनवायरमेंटल जाता है। प्रोटेक्शन के कॉन्टेक्स्ट कुत्ता में क्या स्वामी केस हो होगा। गया, फिर हाँ एनवायरमेंट का भी और लेके अभी आया, रिसेंट वाले के एक्टिविज्म की बारे बात में करें। भी अगर कुछ सोचेंगे तो जो सिचुएशन मणिपुर में है उसमें भी जुडिशरी स्टेप इन किया, होल्डिंग अकाउंटेबल जो पुलिस था, एफआईआर पे एक्शन नहीं लिया जा रहा था, हाँ, तो उसके बारे में बात कर हेट सकते स्पीच का बात कर सकते हैं इसमें, हैं। हाँ, हेट कैसे स्पीच कर सकते सुओ मोटो केस लेते हैं जुडिशरी हैं। हाँ, एक्टिविज्म से। हाँ बस वही केसेस लेंगे। और ठीक है तो चलो। स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करें बस, हाँ, बाकी तो थोड़ा यही सा बात करें। एलिमेंट रहेगा। हाँ ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial review is of key importance amongst the basic features of the constitution? तो कोयलो केस बेसिकली आईआर कोयलो केस है, गवर्नेंस से रिलेटेड है ये वाला। ये से रिलेटेड है, कि बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है स्पीक, कि जो हाँ बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जा रही थी, क्या उनको हम चैलेंज कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि दे आर वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो इसमें मेजर चीज जो निकल के आई थी वो ये था, अगर हम इसको जुडिशियल कंपेयर रिव्यू, करें विद हाँ भारत केस ऑफ नंद भारती ये जजमेंट, सब बात होगी। तो उसमें ये था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है वो एप्लीकेबल रहेगी टू प्री 1973 अमेंडमेंट्स। बट इस जजमेंट में ये निकल के आया कि पोस्ट 1973 जो अमेंडमेंट्स की जाएंगी उस पे भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल रहेगी। एंड ये भी होल्ड किया गया, वैलिड किया गया, उसको चैलेंज कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर वो वायलेट कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन तो वी कैन चैलेंज देम। तो सेकंड हाँ, पार्ट और का उसमें बोला कि इन दिस कंटेक्स्ट कैन यू से दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ की इंपॉर्टेंस अमंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक फीचर्स। तो इसका मतलब बेसिक फीचर, हाँ। तो जुडिशियल रिव्यू की बात करें, क्योंकि क्यों की इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ हाँ पूछ रहे कि कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे आप कि हाँ, वो मतलब की ये डायरेक्टली इम्पोर्टेंस है। हाँ पूछ रहे कि कैन यू हाँ से दिस और नॉट। हाँ। सो जुडिशियल रिव्यू तो के हमारा जो पार्लियामेंट है वो लिमिटेड पावर्स है उसके पास है विथ रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और जो जुडिशियल पावर्स है वो भी एक तरह से डिपेंड करता है अब सेपरेशन ऑफ ऑन पावर्स के जुडिशियल। बारे में भी हाँ, बात कर सकते हो। डिस्कशन। हम्म सेपरेशन ऑफ पावर्स के थ्रू हम्म। भी अगेन कि अकाउंटेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेटिक आइडियल है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। सो इसको भी एग्जांपल्स के थ्रू आगे इलैबोरेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिजॉर्टिंग हाँ, टू। तो अभी का एग्जांपल ले सकते हैं जुडिशियल रिव्यू को, अगर डालनी है तो फिर अभी हाल फिलहाल जो एनजीसी का आया वो आ अमेंडमेंट, तो सकते हैं। वो उसका भी लेके आ सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हम्म और फिर अभी दिल्ली का जो स्टेटहुड वर्सेस सेंटर का जो इशू था 2021 में, हम्म। तो वो भी लेके आ सकते हैं। ठीक। तो कुछ नहीं। Then question 4 is resorting to ordinances has always raised concern on violation of the spirit of separation of powers doctrine. While noting the rationale justifying the power to promulgate ordinances, analyze whether the decisions of the Supreme Court on the issue have further facilitated resorting to this power. So should the power to promulgate ordinances be repealed or not? काफी एलिमेंट्स है इसमें। हाँ ठीक है, एक एक करके करते हैं इसको। हम्म Resorting to the ordinance have all concern regarding, हाँ, while noting the rationale justifying the power to promulgate ordinance, analyze whether the decision of Supreme Court has further resorting to this power। तो मैं बताऊंगा कि पावर ऑफ ऑर्डिनेंस है वो एक तरह से उसको कम यूज करना चाहिए, लिमिटेड यूज करना चाहिए बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर। क्योंकि अल्टीमेटली जो लेजिस्लेटिव पावर होता है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। हम्म तो जो आर्टिकल 213 है और 123 से है, ये दो एरियाज है ऑर्डिनेंस का। 123 है। तो उसमें, हाँ, 123 प्रेसिडेंट को हो गया और 213 के आसपास स्टेट वो वाला। गवर्नर को हो गया। हम्म तो ये जो है ऑर्डिनेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने हैव फर्दर फैसिलिटेटेड रिसोर्टिंग टू दिस पावर। सुप्रीम कोर्ट, मतलब दोनों साइड के बारे में बात करेंगे कि ऑर्डिनेंस को कौन से सिचुएशन में यूज किया जाना वैलिड है, मतलब लिमिटेड यूज इमरजेंसी सिचुएशन में, जब व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट सिस्टम और ऐसी कोई हाँ, लेकिन सिचुएशन इसमें बोला कि वेदर द है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द इशू हैव फर्दर फैसिलिटेटेड रिसोर्टिंग टू दिस रिजॉर्टिंग पावर। टू दिस पावर बाय द एग्जीक्यूटिव और नॉट। तो ये पूछ रहा है वो कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस रहे या जजमेंट्स रही उसकी वजह से क्या सेंटर ने और ज्यादा यूज किया है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को या नहीं किया है, तो वो ये पूछ रहा है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस में ऑर्डिनेंस पावर यूज हुआ है। तो ऐसे दिल्ली वाला जो केस था अभी, जो बिल ठीक। आया था रिगार्डिंग द स्टेटहुड ऑफ दिल्ली और पावर्स ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका लेकर आ सकते हैं। हाँ और उसमें बाकी फिर, सुप्रीम हाँ कोर्ट जजमेंट के बाद ही ऑर्डिनेंस इशू किया गया था बाय द सेंटर। हाँ, बाय सेंटर। और शुड द पावर टू प्रोविडेंट ऑर्डिनेंस बी रिपील्ड, तो फिर जो प्रोविडेंट ऑर्डिनेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट। तो उसको रिपील नहीं करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं आर्गुमेंट दूंगा। हाँ क्योंकि मतलब हाँ, सेशन में अगर पार्लियामेंट नहीं होता है तब बहुत इंपॉर्टेंट रिसॉर्ट होता है विद रिगार्डिंग टू द मतलब उसमें एग्जांपल्स लेके आ इशू ऑफ सकते। नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर कुछ हम्म लेगा, सीए का हो गया, वो भी हो शायद जाता है। ऑर्डिनेंस थ्रू और आता ये है। एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स प्रिंसिपल है उसको भी वॉयलेट करता है, तो इसलिए इसका अगेन लिमिटेड यूज ही किया जाना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन हम्म टाइम पीरियड में। और ठीक है, एक जजमेंट आ जाएगी सुप्रीम कोर्ट की जो ये था इसमें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ही ऑर्डिनेंस इशू किया गया दिल्ली वाले केस में। सो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हाँ इन्फ्लुएंस होता है जब सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हिस्ट्री में भी कोई एक केस ले लेंगे जो पास में इम्पोर्टेंट रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ऑर्डिनेंस इशू किया गया है,
या फिर दूसरी साइड के बारे में मेरे हिसाब से बात करनी चाहिए कि हमेशा ऐसा होता भी नहीं है, कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ही ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं पूछा है। अब आप बोला कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन है ना, उसके बाद क्या सरकार जो है वो मतलब उसको ज्यादा ज्यादा यूज कर रहा है वो कर रही पूछ, है नहीं कर रही, हाँ। जरूरी नहीं किया। हाँ, तो आप बताएं कि हाँ यूज कर रहा है कुछ कुछ एरिया में, ऐसे जो बिल है दिल्ली गवर्नमेंट का बिल है, लेकिन साथ ही साथ लिमिटेड एरियाज भी होना चाहिए, वैसा मैं लिखूंगा, उसको एंड हाँ करूंगा ठीक है, उसके हिसाब से। अब बैलेंस करके लिखना है इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, critically examine the Supreme Court judgment on the National Judicial Appointments Commission Act with reference to appointment of the judges of the higher judiciary in India. तो इसमें बोलूंगा कि हायर जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किसी कोलिजियम सिस्टम से होता है, जो 3 जज बेंच से ही हाँ। इवॉल्व हुआ था। बस वहां से इंट्रोडक्शन करके फिर बताऊं क्या क्या उसका इशू है, ओपेक सिस्टम है और बाकी सब है। तो हम्म। क्रिटिकल एग्जामिन बोले यहाँ पर। तो हाँ। जो एनजेएसी आ गया था, लाया गया था, उसमें एक एग्जीक्यूटिव जो पावर था उसको एक रिप्रेजेंटेशन बनाया गया था इन द कोलिजियम सिस्टम। वो भी रहेंगे, एग्जीक्यूटिव भी yes। रहेंगे रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेपरेशन ऑफ पावर इट मस्ट और इट इज बेसिक पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, इसलिए इसको रिपील कर दिया गया ना एनजीएसी को, तो उसी अराउंड डायरेक्शन के। तो लेकिन लास्ट में बताऊंगा कि रिफॉर्म कोलेजियम सिस्टम में चाहिए, क्योंकि जो जो केसेस होता है, कुछ को नेपोटिज्म केस भी आता है, करप्शन का भी केसेस है, इसमें जो ट्रस्ट ऑन जुडिशरी है उसको अपहोल्ड करने के लिए रिफॉर्म चाहिए। लास्ट में से इसको हाँ put करूं। ठीक है, हाँ, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये भी लेके आना एंड में। So sixth question, whether the Supreme Court judgment can settle the political tussle between the Lieutenant Governor and elected government of Delhi examined. तो ये उसी दिल्ली वाला केस ही आ गया। हाँ ये ये, ये भी हाँ मतलब मतलब पुराना अभी तो क्वेश्चन हो है। चुका इसका हाँ 2021 में। तो ठीक है। कैन सेटल क्या हम्म। बोलेंगे, तो हो चुका अभी हाँ हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने अभी बोला। आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके बाद फिर लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो, हाँ हाँ एक बता सकते हैं इसमें, अगर नहीं है अभी तो, अगर 2021 के बाद का है अगर क्वेश्चन रहता तो। हम्म। जो इलेक्टेड गवर्नर है दिल्ली का, इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली का, अ, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल है, लेकिन उनका जो पावर्स है वो लिमिटेड है इन द एरियाज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस। और तो लैंड। उसमें हार्मोनियस वे में होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दोनों के बीच में हार्मोनियस ब्यूरोक्रेसी टाइप से होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है विद रिस्पेक्ट टू ए ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल्स। तो वो उसी पर ही, लेकिन ट्रांसफर द ऑफिशियल और जो एरिया पावर्स, क्योंकि क्वेश्चन भी बोल क्लियर रहे डिवीजन नहीं है इसमें ना। हैं पॉलिटिकल टसल के बारे में ही बात कर रहा है वो भी। पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट आ कैसे, तो रहा भाई है। हुआ ट्रांसफर ऑफ द ऑफिशियल हो गया, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो मानते नहीं कि, या फिर हाँ उन चाहते हैं कि वो पूरा बात पावर नहीं है ना बात आपस में, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है उनके हाथ में, पुलिस नहीं है, तो उसका हाँ तो पॉलिटिक्स। ये जजमेंट क्या हमें हेल्प कर सकती है नहीं कर सकती है, या अभी के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये जजमेंट मतलब टू व्हाट एक्सटेंट वाला तो इसे एलिमेंट। मानना चाहिए, तो बोले कि दे हैव टू ओबे द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन 2021 ऐसे करके। हम्म। लेकिन अभी क्या है ना कि बिल पास हो गया 2021 में, अब तो से हाँ बात तो फिर, ऑर्डिनेंस वाला ही बिल पास हो गया, ठीक तो है, वो क्वेश्चन नंबर 7। लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा पावर देती है इससे। हम्म। So, from the resolution of the contentious issues regarding the distribution of legislative powers by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. Explain. हम्म। तो उसमें बात कर रहे हैं कि रेजोल्यूशन कंटेंशियस इशू रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द बाय द कोर्ट, लेजिस्लेटिव पावर बाय द कोर्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। फेडरल सुप्रीमेसी, दिल्ली का बात कर सकते हैं इसमें कि जो लेजिस्लेटिव पावर है बाय द कोर्ट है वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर भी आता है। तो उसमें फेडरल सुप्रीमेसी कैसे करते हैं सुप्रीम कोर्ट, विथ रिस्पेक्ट टू द बाउंड्री इशू बिटवीन द स्टेट्स, या फिर जो रिवर डिस्प्यूट होता है, रिवर का जो पेशेंट डिस्प्यूट होता है उसमें भी रहता है उनका। और हार्मोनियस क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो हार्मोनियस क्वेश्चन उस पर बात कर सकते हैं। हैव इमर्स्ड, हाँ बट ये चीज भी हैव ध्यान इमर्स्ड एक्सप्लेन करने से इसको, मतलब जो क्रिटिकल एनालिसिस एग्जाम्पल, नहीं करना। हाँ एग्जाम्पल्स लेंगे वो भी सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा दिल्ली की बात नहीं कर सकते, मतलब हाँ, ये ध्यान। मिनर्वा मिल केस का बात कर सकते हैं इसमें हार्मोनियस क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में।
डीपीएस भी है और फंडामेंटल ये राइट में। इमर्ज कैसे फिर हुआ? इसे बात कर सकते हैं, कंटेंशियस इश्यूज थे। राइट टू प्राइवेसी का बात कर सकते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हम्म। फिर फेडरल सुप्रीमेसी की बात कर सकते हैं, जो मनी बिल का बात कर सकते हैं हाँ, कि आ जो जाएगा। मनी बिल में उनका प्रोविजन था कि उन्होंने सही ठहराया था सुप्रीम कोर्ट में कि ठीक स्पीकर के पास पावर है मनी बिल से रिलेटेड। तो एक तरह से दो एग्जाम्पल है, है। एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बाय द स्टेट हाँ, का कोड है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के अराउंड ही पूछ रहे हैं ना, तो एग्जांपल्स भी उसी के हाँ हाँ, होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर है तो फिर हाँ मनी बिल उसके हाथ में ही, हम्म। मनी बिल इज कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ एक तरह से हम्म। लेजिस्लेटिव पावर। और इसमें लेजिस्लेटिव मेरे हिसाब से गवर्नर की पावर्स, जो डिस्क्रिशनरी पावर्स है या जो इश्यूज देखे जा रहे हैं, उसका भी आई गेस एंटी मेंशन। डिफेक्शन हो जाएगा हाँ, उसमें, पावर एंटी डिफेक्शन में। और हाँ, गवर्नर ने स्पीकर का एंटी डिफेक्शन में आएगा जो एंटी डिफेक्शन स्टेट वाला गवर्नमेंट है। में लेजिस्लेटिव पावर कहाँ से आएगी? एंटी डिफेक्शन में तो लेजिस्लेटिव पावर तो मेरे हिसाब से नहीं आएगी। मैं गवर्नर वाले कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, शायद उसमें फिट इन हो सकता है फिर भी थोड़ा बहुत। जो लेजिस्लेटिव पावर्स अगेन गवर्नर की जो असेंट होता है, उसमें जो डिलेज देखे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गिविंग द असेंट टू द बिल्स पास बाय द स्टेट असेंबलीज, सो वो उस इशू की भी बात कर सकते हैं। हम्म, The next question, do you think that Constitution of India does not accept the principle of strict separation of powers, rather it is based on the principle of checks and balance? हाँ Explain. सही है। तो स्टेट सेपरेशन पावर इंडिया में नहीं फॉलो होता है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। Hmm. हाँ, जैसे अगर लेजिस्लेटिव है तो अगर मैं एक सर्कल बना दूं, जैसे लेजिस्लेटिव बेसिकली अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव को इन अदर एरियाज, और एग्जीक्यूटिव फिर बिल पास करते हैं या फिर चेक वो करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उनका एक से रहता है विद रिगार्डिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। तो जजेस भी हाँ। एक डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू यूज करते हैं ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, तो एक तरह से सर्कल मतलब ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हम्म। एक दूसरे को, रादर देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है। तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है अगर बोला जाए तो मैं यूएस का थोड़ा बात कर सकता हूँ उसमें, लेकिन इंडिया में फिर जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट वहां पे भी नहीं है, हायरार्की है। और साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर भी एक तरह से यूनियन इन स्पिरिट है। हाँ, तो मतलब बीच उसका बीच एक में पार्ट है, बात करनी पड़ेगी चेक्स about। एंड बैलेंसेस। हाँ, सिक्स सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मतलब जो भी एग्जांपल्स लेंगे, जैसे एग्जीक्यूटिव की बात करेगी, लेजिस्लेचर से निकल के ही आता है एग्जीक्यूटिव भी, तो वो रहेगा। बाकी तो और कुछ, सचिन आपको कुछ ऐड अप करना है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटिव हो गया, हाँ। उसका आ जाएगा। लेजिस्लेटिव भी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करते हैं, कुछ कुछ एग्जीक्यूटिव को मतलब पॉलिटिकल जो लेजिस्लेटिव है ना वो अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव को थ्रू हम्म। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी। और उनका से रहता है विद रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस इन हाई कोर्ट और एंड इन अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन कोलेजियम सिस्टम। और कोलेजियम और जो सुप्रीम कोर्ट है वो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर को यूज करते हैं टू लिमिट द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो हाँ। सर्कल हम्म, एक दूसरे से। ठीक है। सचिन आपको कुछ ऐड अप करना है? नहीं, ये बेसिकली कि चेक्स एंड बैलेंस ज्यादा दिखता है। बाकी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी आ जाता है, जहाँ पे जो लेजिस्लेशन है वो एग्जीक्यूटिव को लॉज बनाने की एक हल्का दे के बता देता है, फिर वो उसी तरह से फिर आगे बना दी जाती है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी इसमें चेक्स हम्म, एंड बैलेंस से दिखाई देता हाँ, और इसमें वो जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में भी बात कर सकते हैं कि सिक्स सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है। जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू हमें दिखता है कि ऐसा नहीं है। So question number 9, judicial legislation is antithetical to the doctrine of separation of powers as envisaged in the Indian Constitution. In this context, justify the filing of large number of PILs praying for issuing guidelines to executive authorities. The judicial legislation again activism की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इसमें इसमें बात कर सकते हैं कि जैसे पीआईएल हुआ था,
विथ रिगार्डिंग आफ्टर द नुपुर शर्मा केस में कि हेट स्पीच को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो जुडिशरी ने फिर अपना डायरेक्शन दिया था कि सो मोटो केस लेना चाहिए हर एक डीजीपी और पुलिस ऑफिसर को इंडिया में। तो एक तरह से इशूइंग द गाइडलाइन टू एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वही आ जाएगा उसमें, पीआईएल कैसे हो रहा है, और जस्टिफाई द केस और सेपरेशन ऑफ पावर। तो मैं बताऊंगा कि इंडिया में चेक्स एंड बैलेंस है, वही पहला जो क्वेश्चन का है कि डायरेक्टली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है इंडिया, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं पर। तो चेक्स एंड बैलेंसेज है, तो एग्जीक्यूटिव का जो काम है विद रिगार्डिंग टू कि वो ज्यादा एफिशिएंटली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करे और अकाउंटेबल रहे अपना एक्शन का, अगर वो नहीं होता है तो जुडिशरी इंटरवीन करता है इन डेली केसेस में। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल रिव्यू यूज करेगा विद रिगार्डिंग टू द पार्लियामेंट बिल, डेली केस में भी कर सकता है हाँ, जहाँ पे पब्लिक पीआईए। इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो मणिपुर का बात कर सकते हैं इसमें, इसमें बात कर सकते हैं, हेट स्पीच की बात कर सकते हैं, फिर फार्म लॉ का बात कर सकते हैं, और अभी जैसे केस चल रहा है आर्टिकल 370 का। हाँ, वो भी बात कर सकते हैं। ठीक है, so many state governments further bifurcate the geographical administrative areas like districts and talukas for better governance. In light of the above, can it also be justified that more number of smaller states would bring in effective governance at the state level? Discuss. डिस्कस करना है तो मैं दोनों बोलूंगा बेसिकली, कि क्या क्या पॉजिटिव चीज है, क्या क्या नेगेटिव, लास्ट में फिर बताऊंगा कि एक क्या होना चाहिए। तो पहले बताऊंगा कि क्या क्या पॉजिटिव होगा इसका, कि इफेक्टिव गवर्नेंस कैसे बढ़ेगा स्मॉल स्टेट्स होने से। पहला बात है कि जो भी एरिया से जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है, जो बैकवर्ड स्टेट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ सकता है। उनका अपना जो सोशल और इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन है वो लोकसभा राज्यसभा और साथ ही साथ विधानसभा में भी बढ़ जाएगा। पहला ये हो जाएगा। दूसरा कि सरकार के पास एक अच्छा डेटा सेट रहेगा जिसमें वो अच्छे से और जल्दी काम कर सकते हैं विथ ब्यूरोक्रेट्स, तो वो हो सकता है पॉइंट। नेगेटिव बताऊंगा कि ज्यादा प्रोटोकॉल बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ेगा विथ रिगार्डिंग टू द रिसोर्सेज ऑन द ब्यूरोक्रेसी ज्यादा होने से, तो वो बात कर सकते हैं नेगेटिव इसका। तो ओवरऑल बात करें तो इसमें बोल सकते हैं कि रादर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल स्टेट, जो अभी का स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, उसी में ही कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि स्पेसिफिक टारगेटेड स्कीम कर सकते हैं कि रादर देन स्टेट को जो, क्योंकि स्टेट जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, वो एक तरह से वो सोशल और लैंग्वेज इशू भी होता है, हर एक का एक रीजनलिज्म है भी है, तो वो नहीं बैठेगा इंडिया के कंटेक्स्ट में जो तोड़ने वाला। हाँ, क्योंकि हाँ, जो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स अगेन फॉर्मेशन है वो ही डिफरेंट है इंडिया हाँ, में एज कम्पेयर टू बाकी कंट्री। ठीक है। So, though the federal principle is dominant in our constitution and that principle is one of its basic features, but it is equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong center, feature that militates against the concept of strong federalism. Discuss. हाँ, तो इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से स्ट्रॉन्ग सेंटर है, कैसे वो मैं बता दूंगा कि इमरजेंसी है। दूसरा कि गवर्नर के पास बहुत पावर है कि वो रिजर्व कर सकते हैं बिल विद रिगार्डिंग टू द प्रेसिडेंट। उसके बाद कि प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं स्टेट सेंटर ड्यूरिंग इमरजेंसी, बात कर ली फाइनेंशियल गवर्नर हो गया। और फिर बॉर्डर स्टेट्स में भी सेंटर के पास पावर होता है कि सेंट्रल जो आर्म फोर्सेस उसको यूज कर सकते हैं इन द बॉर्डर मैनेजमेंट एरियाज। तो ओवरऑल दिखाता है जो सेंटर के पास ज्यादा पावर विद रिस्पेक्ट टू स्कीम और डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया में जो बैलेंस ऑफ पावर है वो भी एक तरह से स्टेट को फेवरेबल करता है। किन किन एरियाज में वो मैं बताऊंगा कि जो हाई कोर्ट है वो भी उनका भी जो दायरा है विद रिगार्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो भी एक सिमिलर है विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। और दूसरा बताऊंगा कि फेडरल इशू है, फेडरल प्रिंसिपल। दूसरा है कि वो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसिंग ऑफ द सेंटर पावर करते हैं थ्रू स्टेट काउंसिल जैसे राज्यसभा हो, तो फेडरल प्रिंसिपल वहां से भी आता है। फिर तीसरा बस ये भी मेरे दिमाग में आ रहा, ये मैं बोलूंगा कि ओवरऑल, लेकिन इंडिया में है सेंटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिट नेचर के बारे में क्वाजी फेडरल इंडिया में। कुछ कुछ एरिया में खाली स्टेट है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में है,
अमेंडमेंट ऑफ द फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो चीजें अमेंडमेंट नहीं है, उसके फेडरल हाथ में नहीं है। प्रिंसिपल में भी जो हाँ अमेंडमेंट अगर करते हैं तो स्टेट्स का कंसेंट इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, स्टेट का इम्पोर्टेंट होता है, राज्यसभा में रोल है उनका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन में रोल है उनका। हम्म। तो कुछ कुछ एरिया में उनका शेयर रहता है विद रिगार्डिंग, लेकिन ओवरऑल जहां पर इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे फॉर डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, नीति आयोग में किसको क्या कितना देना है, फाइनेंस कमीशन बांटता है, तो हाँ हर फिर चीज सेंटर के थ्रू ही होता है। तो ठीक है। Question number 12, in absence of a well-educated and organized local level government system, panchayats and samitis, they have remained mainly political institutions and not effective instruments of governance. Critically discuss. हाँ, तो इसमें क्रिटिकली डिस्कस करना है। तो पंचायत एंड समिति जो भी फेडरल स्ट्रक्चर है, थर्ड पार्ट ऑफ द 1982 और 1903 में जो हुआ था, तो वहां बताऊंगा कि नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। तो मैं बताऊंगा दे आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, मतलब उल्टा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ाता है बाकी सब वर्नेबल सेक्शन सोसाइटी में भी। और उनका जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है वो पीपल सेंट्रिक होता है, वो ग्रास रूट लेवल पे रहता है, जो हेल्प करता है स्टेट को और सेंटर को भी इफेक्टिव कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को। लेकिन क्या क्या इश्यूज है, प्रॉब्लमेटिक कहाँ कहाँ पर है कि भाई पति पंचायत वाला सिस्टम की रिजर्वेशन है लेकिन विमेन का। दूसरा है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है उठाने का, मतलब टैक्स टैक्स का कलेक्शन का पावर्स बहुत कम, फाइनेंशियल रिसोर्स, हाँ डेवोल्यूशन नहीं। तीसरा है कि उनका जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है इन द पंचायत, मतलब ओवर है, तो वो ऑटोनोमस सिस्टम से काम नहीं करते विद रिगार्डिंग टू द फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डिसीजन। तो उनका स्टेट पावर ज्यादा है, स्टेट पावर उसके ऊपर जाते हैं बेसिकली। और बात कर सकते हैं इलेक्शन भी जब होता है यहाँ पर, तो वो भी हर बार हर जगह सही से नहीं होता है पूरा इंडिया में। कुछ कुछ जगह पर खाली रहता है चेयरमैन का और पंचायत लीडर का तो वो उसका बात कर सकते हैं। नॉट इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, तो दोनों मैं बताऊंगा, हाँ इफेक्टिव दोनों इंस्ट्रूमेंट भी है, नहीं कुछ कुछ चैलेंजेस है, तो उसको खत्म कैसे करना चाहिए, तो उसका भी सेकंड एआरसी को जो रिकमेंडेशन है कि उसका भी बता। तो Okay, so concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure and extent to which cooperative federalism it would answer the shortcomings. हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो कहाँ कहाँ पे इंक्रीज कर हो रहा है, ड्रॉबैक्स इन स्ट्रक्चर और एक्सटेंड टू विच कोऑपरेशन वुड आंसर कोऑपरेटिव। मतलब जो बाकी challenges हैं हाँ, उसमें cooperative ड्रॉबैक्स, हाँ, तो मैं बताऊंगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पहले मैं सिंपल बता दूंगा कि कैसे हेल्प करता है स्टेट को और सेंटर को ऑन कोऑर्डिनेशन करने में इन द पब्लिक पॉलिसी और फाइनेंस, right, बस हाँ, सिंपल से। फिर ड्रॉबैक्स क्या क्या है, ड्रॉबैक्स है कि जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो डिफरेंट रहता है सेंटर और स्टेट का, तो उसमें चैलेंज आता है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो जाता है कहीं कहीं जगह पर। और दूसरा है कि डेवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो इंडिया में है और पावर्स है मेनली सेंटर के पास रहता है, तो उसमें स्टेट के पास थोड़ा चैलेंज आ जाता है। फिर कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आंसर करेगा, तो मैं बताऊंगा एग्जांपल जीएसटी काउंसिल कैसे हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन में, और रिसोर्स को कैसे बांटे, मतलब एक रिसोर्सेज को कैसे हाँ मतलब डिवॉल्व करे स्टेट और सेंटर में। नीति आयोग में बात कर सकते हैं, नीति आयोग में। दूसरा बात कर सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में बात कर सकते हैं इसमें जो एरियाज है। और इसमें फिर environment कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में रैंकिंग का बात कर सकते हैं, स्टेट रैंकिंग जो नीति आयोग निकालते हैं, तो उसका, तो उससे कॉम्पिटिटिव हेल्दी स्पिरिट ग्रो होता है आपस में, तो कोऑपरेटिव ये हो गया। और बात कर सकते हैं राज्यसभा में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट। फिर बात कर सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में पार्लियामेंट में कमिटीज, उसके थ्रू कैसे स्टेट का भी जो इश्यूज है और जो ऑपोजिशन पार्टी है और जो गवर्नमेंट इन पावर है वो कैसे कोलैबोरेट करके एक फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज मतलब पार्लियामेंट। इसमें अभी जैसे आप ज्यादा थोड़ा पॉलिटिकल एंगल्स के टू बारे व्हाट एक्सटेंट हो में गया, shortcomings में तो टू व्हाट एंड एक्सटेंट टू विच, तो एक्सटेंट टू विच बताना। मतलब ये तो मैं तो बता दे शॉर्टकट के कि कॉन्टेक्स्ट में जो आप आंसर पॉइंट शॉर्ट टर्म। डिस्कस कर रहे हो, मैं बस ये कह रही हूँ कि ज्यादा पॉलिटिकल एलिमेंट्स ही लेके आ रहे हो।
मैं बोलूंगी कि एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस है, उसमें भी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक का हो गया, है, जीएसटी काउंसिल। inequality, हाँ, हाँ, उसमें भी कैसे कोऑपरेट। गवर्नर का हो जाएगा इसमें। तो तो नॉट जस्ट पॉलिटिकल, एंगल बट थोड़ा और डाइवर्स सोच सकते हो। Then, हम्म, did the Government of India Act 1935 lay down a federal constitution? Discuss. तो मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इलेक्शन, प्रोविंशियल इलेक्शन अनाउंस हुआ। इसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अनाउंस हुआ इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इंडिया में। लेकिन जो उस समय का 1935 था, वो तब भी जो गवर्नर थे उनके पास ज्यादा पावर था। डिस्कस और डिबेट कर सकते थे, आप वोट नहीं कर सकते थे। सेंसरशिप मोशन नहीं था आपके पास उस समय सरकार के पास। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश हुआ, लेकिन फेडरल पावर्स बहुत लिमिटेड था, कट डाउन था फेडरल पावर्स। Centralized उसका last. बात करूंगा। डिस्कस, डिबेट नहीं कर, हाँ, वोट नहीं कर सकते। दूसरा बात कर सकते कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास नहीं कर सकते। तो सिर्फ पेपर टाइप गवर्नमेंट थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, उन्होंने काम किया कुछ कुछ एरियाज में, इन लिमिटेड एरियाज में, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ऐसे। और जैसे मतलब बाई कैमरलिज्म के बारे में बात कर सकते हो। बाई हाँ, बाई कैमरल कैमरल, लेकर आया तो बाई कैमरल सेंटर में और स्टेट में आपका टोटल ऑटोनॉमी, जो प्रोविंशियल ठीक है बाय सर। पॉपुलर वोट। Reservation of seats for women in the institutions of local self-government has had a limited impact on the patriarchal character of Indian political process. Comment. हाँ, लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन। तो मैं बताऊंगा कि इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट है कहाँ कहाँ पर 33% है। कुछ कुछ एरियाज में 50% है, बिहार में, उड़ीसा में। बस वहां से जोड़ूंगा कि क्या क्या लिमिटेड इम्पैक्ट है तभी। हम्म हाउएवर इट हैड लिमिटेड इम्पैक्ट, ऐसे करके कि पहले पति पंचायत का कॉन्सेप्ट ले गया पति तो उसमें विमेन का एक तरह से रोल रहता है ऑन द बस बैलेट बॉक्स, लेकिन अधिकतर सब पावर्स उनके जो मेल काउंटर पार्ट वही उठाते हैं। दूसरा बताऊंगा कि जो विमेन है पैट्रियार्कल कैरेक्टर में। हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करूंगा इसमें लोकल में, कि जो बाकी एरियाज में भी विमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है, तो उसके कारण ऐसे जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स में या बाकी जगह पे, तो उसे हेल्प, उसमें दिक्कत होता है पॉलिटिकल प्रोसेस में। इसी पे बात करना है, फेडरल कैरेक्टर बात करना इंडियन नहीं, फिर पॉलिटिकल इसका प्रोसेस। काउंटर भी लिखना इम्पोर्टेंट है कि वुमेन रिजर्वेशन के बाद पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है कि वुमेन सामने निकल के आई है, दे फील पॉलिटिकली एम्पावर्ड, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिली है। हर सब केस एरियाज में, हाँ, हो सकती है सब कि एरियाज में कैसे मिला है वो बात करूंगा इसमें। applicable है। एजुकेशन में, हेल्थ में, हाँ, फिर so जैसे क्या इम्पैक्ट हुआ है। उड़ीसा में हम्म विमेन का जो एक आपदा मित्र में कॉन्सेप्ट है, उड़ीसा में कैसे विमेन एसएचजी ग्रुप हम्म में जा करके उड़ीसा का जो साइक्लोन हुआ था उसमें एक अच्छे तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की थी। तो हाँ, उसका भी एक लगाऊं छोटा सा एग्जाम्पल ठीक की है। है। So how far do you think cooperation, competition, and confrontation they have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your answer. तीन एलिमेंट्स हैं। हाँ, नेचर ऑफ फेडरेशन है इंडिया। हाँ, हम्म तो कोऑपरेशन का बात करूंगा, जीएसटी काउंसिल का कोऑपरेशन हो रहा है वहां पर। कंपटीशन बात करूंगा, कंपटीशन, हाँ, फाइनेंस कमीशन का बात कर सकता हूँ उसमें। और डिवोल्यूशन ऑफ जो टैक्सेस है इंडिया में, उसका बात कर सकता हूँ। और कॉन्फ्रंटेशन का बात कर सकता हूँ इसमें गवर्नेंस पावर में, हम्म जो कॉन्फ्रंटेशन में। तो यही तीन का मैं बताऊंगा कि कैसे वो हेल्प किया नेचर ऑफ फेडरेशन। तो फेडरेशन जो इंडिया में है वो वही बोलूंगा कि क्वाजी फेडरल है लास्ट में। कंपटीशन में तो ये रिसेंट एग्जांपल, comment तो रिसेंट एग्जाम्पल बात करना है तो जीएसटी काउंसिल में जो प्रेजेंट नहीं थे वेस्ट बंगाल का, या हम्म फिर कॉपरेशन में बात करूंगा कि आसान तरीके से कैसे कॉपरेट जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया सेंटर का कंपटीशन में, कंपटीशन वह में सेंट्रल industry स्टेट की भी बात कैसे। कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ भी, जो कंपटीशन है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, वहां पे भी अट्रैक्टिंग एफडीआई इन डिफरेंट स्टेट्स, वहां पे भी हमें रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, तो वहां पे कंपटीशन सब में बात कर सकते हैं इसमें। कोई जेडीपी ग्रोथ हो गया, और जो पॉलिसीज है उसमें रैंकिंग सिस्टम इंडिया में होता है। नीति आयोग प्रेजेंट करते हैं रैंकिंग सिस्टम प्रॉपर, तो उसमें कैसे हेल्प करता है ऐसे। तो वो बात कर, स्टार्टअप रैंकिंग सिस्टम हो गया, ऐसे कोई भी रैंकिंग सिस्टम उसमें हेल्प करता है। कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आपस द बिटवीन द स्टेट्स।
और कॉन्फ्रंटेशन में गवर्नेंस पावर हो जाएगा फिर ये इसमें गवर्नेंस पावर, बॉर्डर इश्यूज भी आ सकते हैं कहीं ना कहीं, बॉर्डर इशू आता है। बीच में हाँ, और सीबीआई शेयरिंग का हो जाएगा, सीबीआई आ सकता है। सीबीआई का जो जनरल कंसेंट का हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है। Then while the national political parties in India, they favor centralization, regional parties are in favor of state autonomy. Comment. सेंट्रलाइजेशन, हाँ, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रलाइजेशन में वो करते हैं क्योंकि उनका रोल रहता है कि टॉप डाउन मैकेनिज्म रहे और एक तरह से यूनिफॉर्मिटी रहे पॉलिसी मेकिंग में, तो उसके कारण होता है। रीजनल पार्टी स्टेट ऑटोनॉमी को करती है क्योंकि उनका रीजनलिज्म होता है, वहां पर वोट बैंक, कास्ट एफिलिएशन हो गया, बाकी सब में वो फेवरल टर्म्स रहता है उनके लिए रीजनल पार्टीज का। और कमेंट करना है यहाँ पर, तो कमेंट करना है, इसमें मतलब फिर दोनों हाँ, तो भी अगर एग्जाम्पल लेना भी है, बात कर सकते हैं कि हाँ, दोनों इम्पोर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन भी और स्टेट ऑटोनॉमी दोनों इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडिया में जो कॉन्सेप्ट जो इवॉल्व हुआ है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, वो एक तरह से इवॉल्व हुआ है कि आप कॉम्पिटिटिव भी कर रहे हैं और साथ कोऑपरेट भी कर दोनों कर ठीक है। To strengthen the sustenance of the local institutions in India, it has shifted from their formative phase of functions, functionaries, and funds to the contemporary stage of functionality. Highlight the critical challenges faced by the local institutions in terms of the functionality in recent times. हाँ, स्टेट जो लोकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, जैसे पंचायती राज हो गया और फिर लोकल बॉडीज हो गया, उनका फंक्शन और फंक्शनरीज एंड फंड, तो उसी पर बात होता था कि कैसे उनका फंड नहीं है या फिर फंक्शनरी का इश्यूज है, टाइम सिलेक्शन नहीं होता है, उनका पावर्स कितना है। लेकिन अभी फंक्शनैलिटी मतलब है कितना वो हेल्प कर रहे हैं विद रिगार्डिंग टू द गवर्नेंस, उस पर बात करने हैं पर फंक्शनैलिटी में, कि इन एरियाज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान हो गया या फिर ई गवर्नेंस हो गया, वो कैसे फेस कर रहे हैं और क्या क्या क्रिटिकली चैलेंजेस है। तो मैं बताऊंगा चैलेंजेस क्या क्या है। तो डिफरेंसेस इन द जो लोकल पंचायत सबका अपना अपना कलेक्शन का जो टैक्सेस है वो बहुत कम है इंडिया में, वो सब मैं बात करूंगा। और फिर रिप्रेजेंटेशन का इशू होता है इसमें, और फिर ब्यूरोक्रेसी, स्टेट ब्यूरोक्रेसी का रोल ज्यादा होता है इन अपॉइंटमेंट, वो हो गया क्रिटिकल चैलेंजेस फेस Even बाय फंक्शनैलिटी। powers में भी जो और state एड पर ज्यादा डिपेंड करते हैं वो, सेंटर का एड और स्टेट का एड के ऊपर डिपेंड करता है, तो उनका फंक्शनैलिटी जो गवर्नेंस का होता है कम होता है। लिटरेसी का इशू है, उनको डिजिटल डिवाइड है वहां पर, तब आप जो यूज करते हैं डेटा, कंप्यूटराइज डेटा, वो दिक्कत होता है यूज करने में फंक्शनैलिटी में। तो फंक्शनैलिटी की बात करना, हाँ वही आएगा, गवर्नेंस ई के एलिमेंट्स गवर्नेंस, आएंगे, आरटीआई, गवर्नेंस। सभी का आएगा जो ऊपर। हाँ, The Indian Constitution exhibits centralizing tendencies to maintain unity and integrity of the nation, elucidated in perspective of the Epidemic Diseases Act, Disaster Management Act, and recently passed Farm Acts. तो इंडिया जो बेसिक मैं बताऊंगा कि वो क्वाजी फेडरल नेशन है इंडिया, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है इंडिया में। और जो जो एक्ट है इल्यूसिडेट पर्सपेक्टिव, हाँ, तो बताऊंगा एपिडेमिक एक्ट जो है 1897 में, उसमें जो रोल था सेंटर का विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, गिविंग डायरेक्शन टू द स्टेट विद रिगार्डिंग टू द डिजास्टर मैनेजमेंट। और डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या है कि जो जो रोल ऑफ डीसी है और फिर बीडी है वो ज्यादा पावरफुल है इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, वही इम्प्लीमेंट करते हैं रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, पेनल्टी जो भी हो पूरा। और फार्म एक्ट तो ही होता है उसका, मतलब फार्म एक्ट 2020 में भी वर्क इंटर स्टेट ट्रेड हो गया और बाकी सब उसी की बात करेंगे। मतलब फीचर सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी की बात करेंगे, तीनों का सेंट्रलाइजेशन उसी की बात पावर्स के बारे में जो बात करती है ये तीनों एक्ट, उन प्रोविजंस के बारे में। अग्री करेंगे इसके ऊपर। हाँ, हाँ, मतलब सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज वो बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसीज रिफ्लेक्ट करती है, बट हाँ, इसलिए अग्री करेंगे कि इम्पोर्टेंट भी क्यों है तो वो भी लिखना इम्पोर्टेंट है। हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है, हाँ, क्योंकि Okay, last question. हाँ, ठीक है, we can take this up.
Assess the importance of panchayat system in India as a part of the local government, apart from government grants. What sources, मतलब financial development projects के लिए क्या और sources के लिए हाँ, देखा? तो वही हो गया लोकल जो एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ऑक्ट्राई हम्म, हो गया, बाकी सब फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पंचायत लुक फॉर करते हैं। तो हम्म, बॉन्ड पर काम कर सकते हैं, जैसे भोपाल बॉन्ड हो गया, म्यूनिसिपल बॉन्ड हो गया, वैसे इंडिया में और भी जगह पे आना चाहिए, वो बात करो। इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायत सिस्टम लोकल पार्ट ऑफ एसेस कर सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, उनका इंपॉर्टेंस पता है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, ग्रास रूट लेवल